हेलो एवरीवन। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज क्लास 10th में हमने जो है लोकतंत्र और विविधता सिविक्स वाले पोर्शन में स्टार्ट किया था और कुछ हद तक कंप्लीट भी किया है और आप लोगों से उम्मीद है आप उसका रिवीजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करूँगा। आप हमें केयरफुली सुनेंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे, कंसर्न होंगे, डाउट होंगे, उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे या स्कूल में भी आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन लास्ट में मैं जो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, ओके, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र और विविधता सिविक्स का। शायद ये 3rd चैप्टर है। लोकतंत्र का मतलब हमने आप लोगों को स्कूल में कई बार बताया है। लोकतंत्र का इंग्लिश अर्थ होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये ग्रीक वर्ड है। इसके अंतर्गत इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जो जनता चलाती है। जनता द्वारा चलाई गई व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक। तो लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र को हम समझ गए। अब इसके दूसरे शब्द पकड़ते हैं विविधता। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जैसे विभिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, विभिन्न, जैसे सामाजिक दायरा है वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक अलग अलग धार्मिक समूहों से भरा हो, अलग अलग जाति समूहों से भरा हो। तो इस प्रकार का जो समाज होता है उसको विविधता भरा समाज कहते हैं, डाइवर्सिफाई सोसाइटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है या हमारा जो देश है, हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे यूनिक किस्म का लोकतंत्र है। इस तरीके की विविधता भरा समाज और विविधता भरा समाज होने के बावजूद यहां पे लोकतंत्र होना यह बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। लेकिन आजादी के 70 दशक बाद भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था पूरी तरीके से फल रही है, फूल रही है और हमारे यहाँ कभी भी कोई सैनिक शासन नहीं रहा, कभी कोई तानाशाही नहीं रही। हाँ, विविधता है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति हैं, कुछ जरूर विचार होते हैं जो एक दूसरे से जिनका विचार अलग होता है, मनमुटाव भी होता है, थोड़े बहुत विवाद भी होते हैं। लेकिन ये चीजें कभी इतनी बड़ी नहीं रही कि हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो कमजोर हो जाए या वो खराब हो जाए, ठीक। आपके चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है अमेरिका देश से। अमेरिका देश के दो खिलाड़ी 1968 के ओलंपिक के दौरान मैक्सिको में भाग लेते हैं। वो दौड़ के रेस में भाग लेते हैं। दौड़ के रेस के दौरान जो स्मिथ नाम का खिलाड़ी रहता है वो स्वर्ण पदक प्राप्त किया हुआ रहता है और कार्लोस नाम का जो खिलाड़ी रहता है वो कांस्य पदक प्राप्त किया हुआ रहता है। इस उदाहरण के माध्यम से पूरी दुनिया में जो सामाजिक विविधता है और इस विविधता का क्या परिणाम दिखता है और पूरी दुनिया में आप उसे समझेंगे। उसी के अंतर्गत यह कहानी है। 1968 का मैक्सिको ओलंपिक का समय है। दो अफ्रीकी अमेरिकी नस्ल या जिसे कह सकते हैं आप ब्लैक पीपुल, काले लोग, इस प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और स्मिथ जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुका होता है और जो कार्लोस है वो कांस्य पदक जीत चुका रहता है। ये दोनों खिलाड़ी अफ्रीकी अमेरिकी कम्युनिटी के थे। अमेरिकी कम्युनिटी या कह दीजिए काले लोग, ये काले लोग थे और जो है इन्होंने उस प्रतियोगिता में जीता, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन इनको अपने ही देश में मान सम्मान नहीं मिल रहा था। ये अपने ही देश में दबे कुचले, पिछड़े और जो है उपेक्षित लोग हो गए थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने इस दर्द को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए मैक्सिको के उस ओलंपिक को एक मंच के रूप में लिया और वहां पे जब इनको पुरस्कार देने के लिए जो ट्रिपल स्टैंड होता है उस पर खड़ा किया गया तो इन्होंने
इन्होंने विरोध स्वरूप अपने हाथ में काले दस्ताने पहने और उसके बाद काले रंग की पट्टी को अपने गले में बांधा। इनका काला दस्ताना और जो काले रंग की पट्टी थी, यह इनका विरोध था। जो ये पूरी दुनिया को बताना चाह रहे थे, कि अमेरिका में किस कदर काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा और उनको गरीबी में जीना पड़ रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह समझने वाली बात है कि 1968 के समय में जो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दुनिया की आर्थिक ताकत के रूप में उभरा, वहां पे एक विशेष समुदाय के लोग गरीबी, भुखमरी और पिछड़ेपन के शिकार थे। वो काले लोग थे और ये लोग, इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये दोनों खिलाड़ी। और जब ये पदक प्राप्त करने के लिए ट्रिपल स्टैंड पे खड़े होते हैं तो इनके पैर में सिर्फ मोजे होते हैं, इन्होंने जूते नहीं पहन रखे थे। इससे दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनके समाज में कितनी निर्धनता है और अमेरिका के विकसित समाज में एक वर्ग ऐसा है जो गरीब है। इस प्रकार इन लोगों ने अपने दर्द को, अपने लोगों की समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया ने फिर इस समस्या को समझा और मानवाधिकार के मुद्दे पे पूरी दुनिया ने इन लोगों का समर्थन किया। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व उसमें दुनिया में सबसे ताकतवर था, इसलिए इन खिलाड़ियों पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, इनके पदक इनसे वापस ले लिए गए। ये सब कुछ हुआ इनके साथ। ठीक, हमने पिछले क्लास में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया है। बेल्जियम का समाज भी फ्रेंच भाषाई और डच भाषाई और जर्मन भाषाई 3 समूहों में बटा था। जहां पे डच बोलने वालों की, बेल्जियम में जहां डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम थी, तो इन भाषाई विविधता के ही चलते वहां पे संघर्ष हुआ और संघर्ष की स्थिति ऐसा हुआ कि वो दो देश बनने की कगार पे आ गया। ये बेल्जियम की स्थिति थी। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां पे सालों तक गृहयुद्ध की स्थिति बनी रही, क्योंकि वहां का जो बहुसंख्यक सिंघली समाज था वो तमिल भाषाई लोगों को अल्पसंख्यक का भी दर्जा नहीं दे रहा था। यहां तक कि उन्हें मानवीय अधिकार तक प्राप्त नहीं थे। वो सामान्य जीवन जीने वाले नागरिक नहीं बन पा रहे थे। श्रीलंका में तमिलों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार नहीं था, समान रूप से रोजगार का अधिकार नहीं था, समान रूप से राजनीतिक अधिकार नहीं था। न वो चुनाव लड़ सकते थे, न वो वोट दे सकते थे और न वो अपने क्षेत्र विशेष के लोगों का प्रतिनिधि कर सकते थे किसी भी प्रकार से। इस तरीके से हमारे आसपास बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जो सामाजिक विविधता जहां पे सामाजिक विविधता हुई, लेकिन वो पूरा का पूरा समाज ही बंट गया, लोगों में एक खूनी संघर्ष हुआ और उसके बाद वो देश टूटने की कगार पे आ चुके। इसका एक उदाहरण है जो दुनिया का सबसे बड़ा मालिक बना बैठा था देश, जिसका हम 200 साल तक गुलाम रहे, इंग्लैंड के भी हिस्से में जो उत्तरी आयरलैंड वाला हिस्सा आता है, उस उत्तरी आयरलैंड वाले हिस्से में 2 संप्रदाय के लोग हैं। संप्रदाय उनका मतावलंबन, यानी वो 2 संप्रदाय को मानते हैं। उनका धर्म तो एक ही है, ईसाई, लेकिन वो 2 संप्रदाय उसमें हो गए, एक प्रोटेस्टेंट हो गया और एक कैथोलिक हो गया। तो जो उत्तरी आयरलैंड था वहां 53% लोग प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को मानते थे और 40% लोग जो है कैथोलिक कम्युनिटी को मानते थे। अब इन जो कैथोलिक थे वो नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे और जो प्रोटेस्टेंट थे वो यूनियनिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे। इन दोनों पार्टियों के बीच में इतना मत विभाजन था, इतना वैचारिक मतभेद था कि कई बार या वर्षों तक वहां पे हिंसक संघर्ष हुए और जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये उस इंग्लैंड की कहानी है जिसने हमें 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। वो खुद अपने देश को नहीं संभाल पाया, वो खुद अपने पड़ोस की स्थिति को नहीं संभाल पाया। ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में आती है। हमारे पड़ोस में ही ये पाकिस्तान देश है।
पाकिस्तान देश की कहानी यह है कि वहां का जो संप्रदाय है वो मुस्लिम है, लेकिन वहां पे शिया और सुन्नी दो संप्रदाय में वो बटे हुए हैं, जिसके चलते वहां भयंकर खून खराबा होता है, भयंकर खून खराबा होता है। उसके बाद हम क्यों ये भूल रहे हैं, अभी नजदीक में ही अफगानिस्तान देश को देखिए। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भी मुस्लिम है। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो मुस्लिम है, और जो वहां के अमेरिका के समर्थन की जो सरकार थी वो भी मुस्लिम थी। लेकिन तालिबान ने लोकतांत्रिक ढंग से चलाई जा रही अमेरिकी समर्थक सरकार को उसके पद से उखाड़ दिया और वहां पे बहुत सारे मुस्लिमों की हत्या की, और उसके बाद वहां अपना शासन कायम किया। उसके बाद जो है हम अपने पड़ोस में, हमारे पड़ोस में एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मा में हमने कुछ वर्ष पहले एक समाचार पढ़ा जिसमें वहां के कुछ मुस्लिम थे जिन्हें उइगर कहा जाता था। उइगर मुसलमान जो बर्मा के निवासी थे, उन लोगों को अपना देश छोड़ के भागने की स्थिति आ चुकी। अपना देश छोड़ के भागने की स्थिति आई। अब स्थिति आई क्यों? यह स्थिति इसलिए आई कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से सटा हुआ जो बर्मा देश है, उसके उत्तरी क्षेत्र में उसका एक राज्य है जिसका नाम है रखाइन। रखाइन राज्य में जो रहने वाले उइगर मुस्लिम हैं, वहां भी उन लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए, जिसके चलते वो रह रह के आंदोलनों के माध्यम से और क्रांति के माध्यम से जो है म्यांमार की बौद्ध धर्मावलंबी सरकार को संदेश देते रहते थे कि हमें यह अधिकार दिए जाएं। लेकिन जब तक वो अपने मांग को शांतिपूर्ण ढंग से मांगते रहे, तब तक तो वहां की सरकार ने उनका समर्थन किया और कुछ न कुछ अधिकार उनको देते रहे। लेकिन पड़ोसी देश चीन के समर्थन में आ जाने के चलते उन रखाइन के उइगर मुस्लिमों ने अपनी एक सेना बना ली, जिसे अराकान सॉल्यूशन आर्मी कहा गया। अब उस अराकान सॉल्यूशन आर्मी ने म्यांमार के सेना के कुछ सैन्य अड्डों पर हमला किया और कुछ म्यांमार के नागरिकों की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद वहां की सरकार ने इन उइगरों के खिलाफ एक जो है विद्रोह को दबाने के लिए अभियान शुरू कर दिया और बहुत सारे उइगरों को मारा, और उसके बाद ये उइगर अपना देश छोड़ के भागने की स्थिति में आ गए। वर्तमान में ये 9 लाख उइगर अपना देश छोड़ चुके हैं और जो है बांग्लादेश में आके ये शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश के पास इतने संसाधन नहीं है, न ही इतना पैसा है, उसके बावजूद भी इसने इन लोगों को शरण देना स्वीकार किया। लेकिन न संसाधन है, न जमीन भी ऐसी है, वो रहे तो रहे कहां। ऐसे में इनको एक ऐसी स्थिति में लाके छोड़ दिया गया कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, और बांग्लादेश की भी सरकार ने इन लोगों को एक ऐसे द्वीप में इनका निवास बना दिया जो चक्रवात के समय में पूरी तरीके से समुद्र में समा जाता है, और उस द्वीप का नाम है भासंचर। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी वाले सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। अब आप समझिए ये कितनी खतरनाक स्थिति में है। 9 लाख लोगों के जीवन पर हर समय तलवार लटकी रहती है। अब स्थिति यह है कि ये बांग्लादेश की सरकार के लिए भी एक मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि इनके पास करने और खाने के लिए कुछ नहीं है। अब ये बांग्लादेश में बहुत सारी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना जीवन बचाना है, और बांग्लादेश की सरकार पूरी दुनिया से गुहार लगा रही है कि वो इस समस्या से उनको निकाले। ये हमारे पड़ोस की स्थिति है, ये हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति है। फिर हम समझते हैं नेपाल में। जब हम नेपाल में आते हैं तो वहां भी देखते हैं, वहां पे बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, लेकिन वहां पे राजनीतिक रूप से वहां की सत्ता 2 भागों में बटी हुई है। एक सत्ता 2006 से पहले नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी वहां राजशाही थी, यानी नेपाल का सर्वेसर्वा एक राजा था। अब उस राजा के अंतर्गत ही नेपाल का शासन चल रहा था। लेकिन इस सरकार के विरोध में ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठित हुई,
जिन्हें माओवादी भी कहा गया, इन लोगों ने हथियार बंद विद्रोह सरकार के खिलाफ कर दिया, यानी राजतंत्रात्मक शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और देश में लोकतंत्र लाने के लिए भयंकर मारकाट मचाई। तो सरकार की जो सेना थी, यानी राजा की जो सेना थी, और इन विद्रोहियों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के फलस्वरूप 2006 में नेपाल में भी राजनीतिक स्थिरता का दौर आया। सरकार ने, जो राजशाही थी, उसने अपनी सत्ता त्यागी और फिर वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का प्रयास शुरू हो गया। लेकिन प्रयास तो शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक स्थिरता नहीं आई। राजनीतिक स्थिरता का मतलब वहां पे कोई अस्थाई सरकार ही नहीं बन पाती थी। कई प्रधानमंत्री आते थे, जाते थे, इस्तीफा होता था, झगड़े होते थे। ये अभी भी वहां जारू है। समस्या ये है कि दुनिया का कोई भी देश और कोई भी समाज वो अलगाववाद का शिकार हुआ जरूर है, वहां विभेद जरूर है, वहां भेदभाव जरूर है, लेकिन मायने ये रखता है कि वो देश या सरकार उस अलगाव और उस भेदभाव के साथ आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। लेकिन हमें अपने आप पे इस चीज के लिए गर्व जरूर करना चाहिए कि हमारा देश विभिन्न प्रकार की बोलियों, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, संप्रदाय के बावजूद भी हम इतने समृद्ध और शक्तिशाली बन पाए। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमारे देश में कभी भी सैनिक शासन नहीं आया, हमारे देश में कभी भी तानाशाही नहीं आई। हमारे देश में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इतनी विविधता के बावजूद भी हम अपनी सरकार का समर्थन करते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। हमारे देश में जो भी राजनीतिक सत्ता रही हो, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, जो हमारी जनता है वो उन्हीं के समर्थन से सरकार बनती है। हाँ, कमियां हैं, समस्याएं हैं, सभी के हित नहीं पूरे हो पाते, सभी को लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को यह पूरा भरोसा है कि हमारा हित और हमारा कल्याण हमारे द्वारा चुनी गई सरकार ही करेगी। ये भरोसा ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। ठीक, अब हम आते हैं कुछ अन्य पहलुओं पे। अमेरिका में 1966 में ही इस रंग भेद को खत्म करने के लिए एक आंदोलन चला। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ये गांधीवादी विचार टाइप के थे, हिंसा नहीं करो, सब कुछ शांति से मिलेगा। तो इनके विचार के माध्यम से वहां की जनता जागरूक हुई और एकजुट हुई और लोगों ने आंदोलन चलाया जो 1966 से लेकर 1975 तक चला। हाँ, मार्टिन लूथर किंग के बाद जो है, बीच में 66 के कुछ वर्षों बाद ये आंदोलन हिंसा का रूप धारण कर चुका था और वहां पे अधिकारों की मांग को लेके लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कौन? वो काले लोग, क्योंकि इनके साथ रंगभेद किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और धीरे धीरे इनको अधिकार मिले, इनको सम्मान मिले। लेकिन आज भी अमेरिकी समाज में कहीं ना कहीं जरूर ये मैटर करता है कि वहां रंगभेद अभी भी प्रबल रूप से है। असल में ये काले और गोरे का चक्कर आप ऐसे समझिए कि 17वीं से लेके 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में गुलामों का व्यापार होता था। जो देश या जो वर्ग किसी समुदाय पे कब्जा कर लेता था, वहां के लोगों को वो जबरदस्ती अपना दास बना लेता था और उन दासों को वो पूरी दुनिया के व्यापारियों को, पूरे दुनिया के देशों को बेचते थे। ऐसे ही अमेरिकी संपन्न लोग इन दासों को खरीद के ले गए। ये खरीद के इनको ले जाते थे, इनसे अपने खेतों में काम कराते थे, इनसे मेहनत और मजदूरी कराते थे, इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे और इन्हें जानवरों जैसे माहौल में ही रहने के लिए मजबूर करते थे। इस तरीके से वहां पे ये समुदाय और ये वर्ग बढ़ा और इनकी जनसंख्या बढ़ी। लेकिन जब देश उनका धीरे धीरे गुलामी के दौर अपने पैर पे खड़ा हुआ, राजनीतिक चेतना आई, राजनीतिक जागरूकता आई, तो लोग अपने अपने अधिकारों के लिए सचेत हुए और धीरे धीरे मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में ब्लैक जो पर्सन थे अमेरिका के, उनको अधिकार मिले।
उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक काले आदमी को अपने पैर से दबा के मार दिया गया, जिसके बाद वहां पे एक भयंकर आंदोलन चला जिसे कहा गया ब्लैक्स लाइफ मैटर, यानी उनका जीवन भी मायने रखता है, आप उनके जीवन को ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अमेरिका आज जो दुनिया का सुपर पावर है, अपने आप को बहुत विकसित, संपन्न, सुसज्जित, संस्कारिक समाज कहता है, वहां पे कितनी दिक्कत है, वहां पे कितनी दिक्कत है, और वहां के समाज में ये बुराई कितने गहराई तक बसी हुई है। ठीक, तो ये तो हो गई विविधता भरे दुनिया की स्थिति और लोकतंत्र की स्थिति। अब इससे संबंधित कुछ और चीजें आती हैं जिनको हम लोग देखेंगे। कुछ शब्द आते हैं जैसे अफ्रो अमेरिकी शब्द, ये उन्हीं काले लोगों से संबंधित है। अब ये क्या हुआ, 17वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक जो लोग मजदूर या गुलाम बना के अमेरिका ले जाए गए, इन्हीं लोगों की पीढ़ियां, और यही लोग बाद में जो है अफ्रीका अमेरिकी लोग हुए, ठीक ना, और यही ब्लैक पीपुल कहे गए। ओके, उसके बाद एक शब्द आता है अश्वेत शक्ति आंदोलन। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से लेके 1975 तक चला, जो अंतिम समय में अपना काफी हिंसक रूप में आ चुका था। 1966 से लेके 1975 तक आंदोलन चला, अश्वेत क्रांति आंदोलन अमेरिका में। उसके बाद अमेरिकी नागरिक सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चला 1954 से लेकर 1968 तक। अमेरिकी नागरिक सुधार अधिकार आंदोलन ये 1954 से लेकर 1968 तक चला, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में अमेरिका में। ठीक, जिसके तहत इन लोगों को अधिकार मुहैया कराए गए, लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं मुहैया कराया जा सका, जिसके चलते अभी भी कभी कभार हमें ये समाचार और कोई न कोई विवाद सुनने को मिल जाता है। उसके बाद प्रवासी एक शब्द आता है। प्रवासी का मतलब ये होता है नौकरी, काम या अच्छे जीवन की इच्छा के लिए किसी देश के लोग किसी दूसरे देश में जाके बस जाते हैं तो उसे प्रवासी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि वो दूसरे देश से आके बसे होते हैं, इसलिए प्रवासी कहे जाते हैं। उसके बाद क्या है, लोकतंत्र के बारे में आप परिचित ही हैं। एक शब्द आता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब ये होता है कि कोई सामंतवादी प्रवृत्ति का आदमी, या ये कहिए एक धनाढ्य व्यक्ति है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कर्ज दिया गया और वो कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उस व्यक्ति को वो ताकतवर आदमी अपने यहाँ एक समझौते के तहत अपने यहाँ मजदूर बना लेता है, और वो उसके खेतों में उसके काम को बंधुआ मजदूर के रूप में करता है, और वो जब तक उसका कर्जा नहीं चुका देता तब तक उसके यहाँ वो मजदूरी करता है। ये बंधुआ मजदूर वाली स्थिति है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां ये किसका प्रतीक मानी जाती हैं? उसके बाद सामाजिक विभाजन का अधिकांश किस चीज पे आधारित होता है? किस चीज पे आधारित होता है? ठीक, अब उसके बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 के मध्य कौन सा आंदोलन चला? ठीक, इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। ये पाठ समाप्त हो चुका है, आप इसको सुनेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या डाउट होते हैं तो आप उसको अवश्य पूछेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।